वेलकम टू शुक्ला आई डी पॉइंट। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आई डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2020-21 बीए थर्ड ईयर भूगोल यानी जियोग्राफी तृतीय प्रश्न पत्र मतलब थर्ड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। और थर्ड पेपर का जो खंड बा होगा सेक्शन बी होगा उसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं पर आज चर्चा करने वाले हैं हम। तो समझ में बात आई। और दोस्तों अपना जो है इससे पहले जो लेक्चर पढ़ चुका है इस चैनल पे इसके अंतर्गत पढ़ चुका है दक्षिण पश्चिम एशिया का लेक्चर पढ़ चुका है। उससे पहले की जो है पर्यावरणीय अध्ययन को लेकर के जो हमने पेपर था उसको बता दिया है। और उससे पहले जो है जो भौगोलिक विचारधाराएँ होती हैं ठीक जियोग्राफिकल थॉट्स से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमने कर दिया। मतलब बीए जो थर्ड ईयर आपका होता है वो जो है 3 पेपर में होता है जनरली। तो वो 3 पेपर हमने बता दिए कि कौन कौन से पेपर होते हैं। एक बार फिर से अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो सोच लीजिए। जैसे बीए थर्ड ईयर की अगर जियोग्राफी आप ले रखे हो फिर कोई भी सब्जेक्ट लेते हो तो पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत मतलब भूगोल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको भौगोलिक विचारधारा पढ़ना होता है जियोग्राफिकल थॉट्स जिसको बोलते हैं ठीक। और दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है उसके अंतर्गत आप पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में पढ़ते हो, पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न आते हैं उसमें। इन सब का जो है मॉडल पेपर हम दे चुके हैं आपको ठीक। और साथ ही साथ तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके 3 प्रश्न पत्र होते हैं। तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न पत्र होते हैं, खंड आ, खंड बा और खंड सा। वही ये खंड बा है, खंड आ का लेक्चर पढ़ चुका है आपके चैनल पे ठीक। अब देखिए खंड बा के अंतर्गत हम खंड आ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। खंड बा जो आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा है दक्षिण पूर्व एशिया पर चर्चा करते हैं। और जो खंड सा होता है दोस्तों उसके अंतर्गत हम सुदूर पूर्व एशिया की बात करते हैं। सुदूर पूर्व एशिया मतलब ठीक मतलब दूर दराज की एशिया जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम किस पे बात करने हैं, दक्षिण पूर्व एशिया से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, मतलब मॉडल किस प्रकार का होगा प्रश्नों का और किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसको बताने वाला हूं। और ये प्रश्न जो मैं बताऊंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे मित्रों, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। कॉपी कलम ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको जो है दिक्कत हो रही है उस वजह से याद करने में इसको नोट कर लीजिए। और जब भी आपकी परीक्षा हो तो 3-4 दिन पहले से इन प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि ये इन प्रश्नों का जो फ्लो है वो आपके माइंड में बना रहे। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपके माइंड में क्लिक करें कि हाँ भैया इस प्रश्न का उत्तर जो ये होता है। तो इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकेंगे अपने परीक्षा में ठीक। तो आइए बात करते हैं हम किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है और जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि तृतीय प्रश्न पत्र है ये बा दक्षिण पूर्व एशिया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो प्रश्न पत्र होता है इसके भी 3 सेक्शन होते हैं, मतलब इसके भी 3 खंड होते हैं, खंड आ, खंड बा और खंड सा। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये 3 खंड होते हैं। और दोस्तों सभी खंडों के प्रश्नों का उत्तर जो देना है आपको निर्देशानुसार देना है। हर एक खंड के तुरंत बाद आपको एक नोट डाउन मिलेगा, एक निर्देश मिलेगा दोस्तों, और उस निर्देश को आपको ज़रूर पढ़ लेना है क्योंकि उस निर्देश के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जो है कॉपी में ठीक। और ध्यान रखिएगा दोस्तों मैं बार बार बताता हूँ कि आपके व्यक्तित्व का निर्धारण, आपके पर्सनालिटी का निर्धारण कौन करता है, आपकी कॉपी और लेखनी करती है, जो कि जो है एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी प्रस्तुत होती है ना कि आप प्रस्तुत होते हैं। आपका माध्यम कॉपी होता है और अगर आपका माध्यम कॉपी अच्छी लिखी है तो एग्जामिनर को आप जरूर मोहित कर ले जाएंगे और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों कौन से वो प्रश्न है जो कि इस बार पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में ठीक, या आने वाली परीक्षाओं में। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसी पे बेस्ड है सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो दक्षिण पूर्व एशिया पे ही बेस्ड होंगे। तो देखिए इसका नोट डाउन अगर हम पढ़ेंगे खंड आ का, तो प्रश्नों का जो है सीरियल कुछ इस प्रकार से होता है। खंड आ पहले है और खंड आ के निर्देश आपको दिए हैं यहाँ पे कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। तो 50 शब्दों की क्राइटेरिया दे रखी है दोस्तों, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे और 10 के 10 को आपको उत्तर देना है 50-50 शब्दों में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार का इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में सिंचाई के साधन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंडोनेशिया में सिंचाई के साधन पर टिप्पणी करनी है 50 शब्दों में। अगला है दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में झूमिंग कृषि क्या होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में झूमिंग कृषि जो है इस पर आपको टिप्पणी करनी है। अगला है दोस्तों तीसरा कि म्यांमार के जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा करनी है कि म्यांमार के जलवायु प्रदेश कौन कौन से, 50 शब्दों में ही करनी, ज़्यादा नहीं करना। अगला है इंडोनेशिया में गन्ना उत्पादन किस प्रकार का होता है, इस पे चर्चा करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मलेशिया के औद्योगिक प्रदेश
कौन कौन से, इसको बता देना 85 शब्दों में। अगला है दोस्तों कि फिलीपींस के ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं। ठीक, उसके बाद में है अगला, थाईलैंड में औद्योगिक विकास किस प्रकार का रहा है और किस प्रकार का था, तो इसको भी थोड़ा बहुत बता देना, 85 शब्दों में बताना, ज़्यादा नहीं विस्तृत वर्णन करना है। अगला है दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया में बगाती कृषि के बारे में आपको चर्चा करनी कि बगाती कृषि क्या है। ठीक, इसमें बताना है, और किस कहाँ की बगाती कृषि के बारे में, दक्षिण पूर्व एशिया की बगाती कृषि के बारे में बताना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं इसको करवाऊंगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर की मलेशिया का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से रहा है, इसको इस पर चर्चा कर देनी है। और उसके बाद नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि कोरात पठार की स्थिति एवं विस्तार बताइए, तो कोरात पठार की स्थिति आपको बतानी है और विस्तार भी बताना है कि कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, तो उसकी स्थिति मतलब कहाँ पे है और कहाँ तक फैला हुआ है, इसको आपको बता देना 50 शब्दों में। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों खंड बा आएगा आपका, और खंड बा के अंतर्गत आपको 5 प्रश्न दिए होंगे और पाँचों के जो है अलग अलग ऑप्शन होंगे, मतलब कि चाहे जैसे यहाँ पे देखिए नोट यहाँ पे दिया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। 200 शब्दों की क्राइटेरिया दे रखी है, इसको आपको फॉलो करना अनिवार्य है। तो 200 शब्दों की क्राइटेरिया, अगर बहुत 210 जो है शब्द हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 210 शब्द हो जाएँ, 220 हो जाएँ, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो, ताकि जो है अगर उसको लगे कि बहुत ज़्यादा लिख दिया है तो ऐसे में भी नंबर कटने की संभावना बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो परीक्षक होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जब ज़्यादा उनको चेक करना पड़ता है तो भी मतलब कुछ आलसी टाइप के होते हैं, तो ज़्यादा बहुत सारी कापियाँ चेक करनी होती हैं उनको। ठीक, तो जितनी क्राइटेरिया हो उन कॉपी चेक करने की, तो इस हिसाब से वो क्या करेंगे, जैसे अब ज़्यादा आप लिख दो, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है लेकिन इसकी साइज आप क्या कर दो, विस्तृत उत्तरीय में कर दो, मतलब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसके हिसाब से लिखो अगर इस प्रश्न को, तो अभी उत्तर नहीं मिलेगा। ये भाई मन लिखिए कि ज़्यादा शब्दों में 200 बोला है तो 300 में हम लिख के आएंगे, ज़्यादा ज्ञान अपना जो है वहाँ पे बहाना चाहें तो रायते की तरफ फैल जाएगा, वो कोई उससे लाभ नहीं होगा। बस 200 शब्दों में लिखना है, 210 शब्द हो जाए, ज़्यादा नहीं लिखना है बस। और अगर आपके पास 190 ही शब्द हैं तो भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ ये ज़रूर बताऊंगा कि पूरा का पूरा नंबर नहीं देंगे, ये कन्फर्म है, पूरा का पूरा नंबर नहीं देंगे, क्योंकि किसी प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से कोई सही नहीं होता है, और अगर बुक वगैरह में भी पूर्ण रूप से सही नहीं मिलता है, किसी प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप में सही नहीं होता, 1-2% अशुद्धि हर एक प्रश्न में होती है, प्रश्न के उत्तर में होती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर हो सकता है कट जाए, हो सकता है 1 नंबर कट जाए, इस तरीके से कुछ नंबर कुछ ना कुछ कटेंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया है कि दक्षिण पूर्व एशिया की भौगोलिक स्थिति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा अगर ये आपको नहीं पता कि दक्षिण पूर्व एशिया की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, उसको थाईलैंड के रबर उत्पादक को विस्तार से समझाइए। तो थाईलैंड के रबर उद्योग को विस्तार से समझाना है आपको कि थाईलैंड में, और थाईलैंड आपको पता होगा रबर उत्पादन में जो है नंबर 1 स्थान जो है लगभग रखता है। ठीक, तो कभी नंबर 1 रखता है, कभी दूसरा आ जाता है, तो इस प्रकार से लगता है नंबर 1 पे जो है थाईलैंड रहा है, तो है भी शायद। ठीक, ध्यान इसको चेक कर लीजिएगा नेट वगैरह पे। तो थाईलैंड के रबर उद्योग को विस्तार से आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे विस्तार से क्यों पूछा, क्योंकि 200 शब्दों में उसको पता था कि 200 शब्दों में इसका विस्तार आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे विस्तार से लिखा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दक्षिण पूर्व एशिया की भौगोलिक स्थिति की, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी शामिल हो सकता था, तो यहाँ पे लेकिन क्या लिख दिया है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, संक्षेप में बताना है आपको। ठीक, मतलब कम शब्दों में, तो इसलिए ये प्रश्नों को भी ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से पूछा गया है। अगला है दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न कि इंडोनेशिया के चाय उत्पादक देशों का वर्णन कीजिए। तो ये इंडोनेशिया के चाय उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो इंडोनेशिया एक देश है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे चाय की कृषि की जाती है, तो उन्हीं क्षेत्रों को का वर्णन कर देना कि कहाँ पे किस प्रकार की मतलब चाय का उत्पादन होता है। चाय की बहुत सारी कैटेगरी होती है, उनको भी अगर आपको पता है तो दर्शा दीजिए, नहीं वैसे कोई बात नहीं। तो चाय उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कर देना कि यहाँ पे किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे चाय उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जो कि अनिवार्य हैं, किस कारण से हो रही है चाय उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको बता देनी। अथवा अगर ये नहीं पता है तो अगला आप लिख सकते हो दक्षिण पूर्व एशिया में उद्योगों के विकास हेतु, कि वहाँ पे उद्योग के विकास हेतु उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की विवेचना करनी है।
ठीक। तो उत्तरदायी जो भौगोलिक कारक है, मतलब ये जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में अगर उद्योग को बढ़ावा मिलता है तो किस कारण से मिलता है, कौन सी भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ पे श्रम शक्ति ज़्यादा है। और भौगोलिक परिस्थिति यही होती है दोस्तों, क्या पहले नंबर पे श्रम शक्ति हो जाती है, दूसरे नंबर पे आपकी निकट बाजार हो तो भी जो भौगोलिक परिस्थिति सही होती है, और तीसरे नंबर पे जो है सिंचाई साधन बोल रहे हैं, मतलब कि श्रम शक्ति हो, मशीनें हो, वहाँ का उद्योग वो जो है यंत्रीकरण जो है वो मजबूत हो, वहाँ पे बहुत प्रकार की जो है यंत्र मिल जाए आपको, ठीक, साधन मिल जाए, रोड अच्छी तरीके से बनी हो। ये सारी क्या है, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जो किसी भी उद्योग को बढ़ावा देती है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि म्यांमार में खनिज संसाधनों के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो म्यांमार एक देश है दोस्तों, और इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा था, आपको पता होगा। भारत के जो है पूर्व में स्थित है ये देश। तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो देश है, यहाँ पे एक पर्वत है अराकान योमा पहाड़ी, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और जो है ये आपको सेकंड ईयर में जब पढ़े होंगे तो जो है वहाँ पे पर्वतों के विस्तार में अराकान योमा पहाड़ियों के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक। क्योंकि ये बॉर्डर साझा करती है, ये क्या करती है, बॉर्डर बनाती है किसके बीच में, म्यांमार के बीच में और इंडिया के बीच में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो म्यांमार में खनिज संसाधनों के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कर देना है। तो वहाँ पे संसाधन किस प्रकार से, खनिज संसाधन एवं उनका उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, कितना उत्पादन है और कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसका वितरण क्या है, मतलब कितना आयात करता है, कितना निर्यात करता है, ये सभी बता देना है। और दो शब्दों में बताना है। अगर ये नहीं पता है दोस्तों तो इसका अथवा करके और प्रश्न दिया होगा, इसको आप बता सकते हो। अगला अथवा करके दिया है कि थाईलैंड के विकास पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो थाईलैंड के विकास पर, थाईलैंड का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसमें वैश्विक मतलब ग्लोबल, वैश्विक मतलब विश्व स्तरीय जो है वार्ता है, विश्व स्तरीय देशों का क्या प्रभाव पड़ा है, या विश्व का क्या प्रभाव पड़ा, संसार का क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण उसको बोलते हैं, मतलब ग्लोबल जिसको बोला जाता है। ग्लोबल मीन्स पूरे वर्ल्ड का क्या प्रभाव पड़ा है, संसार का, ठीक। तो थाईलैंड के विकास पर वैश्वीकरण के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या करिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब आलोचना भी करनी है, अगर उसमें जो है थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो उसको भी बताना है। और जो मतलब 50-50 आलोचना मतलब होता है कि 50% आप उसकी जो है बुराई करें और 50% उसकी अच्छाई करें। तो आलोचनात्मक परीक्षण यही होता है, आलोचनात्मक विवरण यही होता है, ठीक। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, 5वां प्रश्न कि इंडोनेशिया के प्राकृतिक स्वरूप और जलवायु का वर्णन कीजिए। तो इंडोनेशिया के प्राकृतिक स्वरूप अगर आपको पता है और उसकी जलवायु किस प्रकार से है, इसको आपको वर्णन कर देना कि वहाँ पे किस प्रकार की पवनें चलती हैं, किस प्रकार की वर्षा होती है, जलवायु वहाँ की किस प्रकार से है, कब मौसम परिवर्तित होते हैं, कब कौन सा मौसम आता है, ये सारी चीज़ें, और किस डिग्री पर स्थित है, मतलब अक्षांशीय विस्तार उसका कितना है, देशांतरीय विस्तार कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है। अथवा अगर ये नहीं पता है दोस्तों तो क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान के महत्व का वर्णन कीजिए। तो क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान एक जो है देशों, बहुत सारे देशों का, बहुत सारे क्या कुछ देशों का समूह है आसियान। तो आसियान देशों का वर्णन कर देना है, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ देशों का समूह है और जिसके अंतर्गत जो है कुछ उसके विकास पर ध्यान दिया जाता है। एक वहाँ पे जो है साल 5 साल इस पे जो है क्या होता है, संगठन होता है, एक उस पर चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया में मिट्टी के प्रकार का विश्लेषण कीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया में मिट्टी के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों के साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता को भी आपको बता देना है, ठीक। अथवा है दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या का जो असमान वितरण है, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया की मैं बात करूं तो बहुत जनसंख्या है, बहुत घनी आबादी दक्षिण पूर्व एशिया की तो बहुत सघन आबादी, बहुत घनी आबादी है। तो असमान वितरण वही बोला गया कि यहाँ के असमान वितरण के को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो गर्म जलवायु है और अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति है, ठीक है, और कम विवाह, मतलब कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला दोस्तों खंडसा देख लेते हैं हम। चलिए अगली स्लाइड पे खंडसा का पूरा होगा, हाँ यहाँ। तो अगली स्लाइड आपकी प्रस्तुत है। तो दोस्तों खंडसा आपके सामने प्रस्तुत है। नोट यहाँ पे भी दिया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न दिए हैं और 5 में से केवल 2 प्रश्न पूछ रहा है कि केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब 3 प्रश्न के उत्तर आपको नहीं देना है। तो इन 5 में से जो प्रश्न आपको सही से याद हो या फिर सही से आपको उसमें गहनता से अध्ययन किया हो आपने जिस प्रश्न का, उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों प्रश्न आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ और जो अच्छा लगे आपको वही लिख देना है आपको, ठीक। ऐसे नहीं कि इन्हीं प्रश्नों में से पूछ भी सकता है, आपके एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाएगा। और कुछ प्रश्न मैं इसके अलावा भी विस्तृत उत्तरीय रूप में मैं करवाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब चैनल पर हमारे
सक्रिय रहिएगा। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढे हैं, तो ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। 7वां प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल की खेती के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन कीजिए। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल की खेती किस प्रकार से होती है और क्यों चावल ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसकी अनुकूल जो दशाएं हैं, मतलब चावल उत्पादन के लिए अनुकूल, कि चावल उत्पादन होने की जो अनुकूल दशाएं हैं, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनका वर्णन कर देना कि वहाँ पे जो है परिस्थितियाँ किस प्रकार से, पानी ज़्यादा बरसता है या फिर वहाँ की मिट्टी ही कुछ ऐसी प्रकार की जिससे चावल उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, ये सारी चीज़ें बता देनी है। अगला 8वां प्रश्न कि दक्षिण पूर्व एशिया में उद्योगों का विकास कम होने के कारण स्पष्ट कीजिए। तो दक्षिण पूर्व एशिया में उद्योग का विकास कम क्यों है, इसका उल्लेख कर देना है, क्योंकि यहाँ पे अधिक भाग पे कृषि होती है और उतना जो है यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं हुआ है, नगरीकरण भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी कारण है, उसको आपको स्पष्ट करना है, बताऊँगा सारे कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया के सामरिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो सामरिक महत्व की विवेचना करनी है दक्षिण पूर्व एशिया की, ठीक। मलेशिया नामक देश है एक, और मलेशिया देश दोस्तों जो है एक वैसे कंट्री है जहाँ पे जो है जल है, मतलब जल एक द्वीप पे है जो है मलेशिया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया को प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटिए तथा उनकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो दक्षिण पूर्व एशिया को प्रमुख जलवायु प्रदेश में बांटना है, क्योंकि जो है बहुत सारे देशों को भी जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है, देशों में भी जलवायु के हिसाब से बांटा जाता है। अगर मैं उस स्तर पे बात करूं तो जलवायु कटिबंधों में बांटा जाता है, जैसे ग्लोबल स्तर पे जब आप ग्लोब देखते होंगे तो वहाँ पे जो है तमाम सारी रेखाएँ आपको मिलती होंगी। यहाँ पे एक 0 डिग्री पे जो है, यहाँ पे जो है एक रेखा होती है 0 डिग्री, और इसके 23.5 डिग्री ऊपर जो है कर्क रेखा, उसके 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, और इतने क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। यहाँ तक दोस्तों उपोष्ण कटिबंध और सबसे ऊपर शीतोष्ण कटिबंध दोनों ध्रुवों पे बोला जाता है। ये सारी चीज़ें होती है, जलवायु कटिबंधों के हिसाब से देख लेना है इनको कि जलवायु प्रदेश कौन कौन से है। तो वहाँ पे कटिबंध हमने बताया था और जलवायु प्रदेशों के बारे में चर्चा कर देनी है यहाँ पे, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, तथा उनकी विशेषताओं का विवेचन कर देना है। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि थाईलैंड को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। अब देखिए थाईलैंड के प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करनी है। और थाईलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण देश है दक्षिण पूर्व एशिया को अगर आपको पढ़ना है तो थाईलैंड के बारे में गहनता से अध्ययन करना होगा, ठीक। तो इसलिए थाईलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रबर उत्पादन में भी और भी बहुत सारी चीज़ों में थाईलैंड अग्रणी स्थान रखता है। तो इसलिए थाईलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में ये अपनी एक अच्छी भूमिका निभाता है, ठीक दोस्तों। तो इसके बाद में मैं बात करूंगा अगले पेपर की, जिसके अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र खंडसा के बारे में चर्चा करेंगे, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सुदूर पूर्व एशिया के बारे में, और सुदूर पूर्व एशिया से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जानेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे एक नई वीडियो में।